हमारा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप अपने विवेक से काम लेवे। आभार दोस्तों आपका। हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और हमारे चैनल पर विजिट करके आप पुराने वीडियो देख सकते हो। हमारे साथ बने रहिए और मज़ा लीजिए हॉरर स्टोरी का। चलिए सुनते हैं हमारी नई कहानी। हेलो दोस्तों, कहानी का नाम है काला मसान। यह कहानी 4 दोस्तों की है जिनके नाम राहुल, अजय, विकास और सोमू थे। वे चारों दोस्त हमेशा एक ही साथ रहते थे। चारों का उठना बैठना एक साथ था। यूं मानिए चारों दोस्त एक दूसरे की जान थे। ये सभी दोस्त बचपन से ही एक दूसरे के साथी थे। एक दिन की बात है। एक दिन राहुल के मौसेरे भाई की शादी का प्रोग्राम था। तो राहुल अपने दोस्तों से कहता है, यार मेरे मौसेरे भाई नीरज की शादी है और मेरे अकेले का जाने का मन नहीं है। अगर तुम साथ में चलो तो मजा आ जाएगा। इस बहाने से एक ट्रिप भी हो जाएगी। तो बोलो क्या बोलते हो तुम? राहुल कहता है, नीरज ने बड़े प्यार से हमें शादी में बुलाया है और शादी का मौका बार बार तो आता नहीं है यार, चलते हैं यार। तो सोमू कहता है, देख भाई राहुल, मुझे तो नीरज की शादी का बेसब्री से इंतजार था। चलो इस बहाने घूमने का मौका भी मिल जाएगा। वैसे भी राजस्थान गए काफी दिन हो गए हैं। राजस्थान जाने का मजा ही कुछ और है। वहाँ की हरियाली, वहाँ का खाना पीना, एक तरफ रेगिस्तान तो एक तरफ नदियाँ। यार मेरा तो बहुत मन है वहाँ पर घूमने का। और वहाँ के खाने पीने की तो बात ही अलग है। बस नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अजय सोमू को टोकते हुए कहता है, बस मोटे, तुझे तो खाने की पड़ी रहती है। जब देखो खाने की सोचता रहता है। कुछ और भी सोच लिया कर भुक्कड़ मोटे। तभी विकास उन दोनों को टोकते हुए कहता है, वो तो खैर ठीक है, लेकिन चलना किससे है? कुछ आइडिया है क्या इसका? बस मुंह उठाए और चल दिए। यार कुछ साधन तो होना चाहिए अपना। सोमू कहता है, किससे क्या चलना है? अजय भाई ने नई थार ली है, वो कब काम आएगी? अब अजय ने नई थार ली है तो यार एक ट्रिप तो बनती है उससे। वैसे भी राजस्थान के रेगिस्तान में थार से घूमने का मजा ही कुछ और है। राहुल अजय की तरफ देखता है। अजय कहता है, चिंता मत कर भाई, थार को ले चलेंगे, पर मैं सिर्फ एक दिन के लिए ही चल सकता हूँ। सभी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। राहुल कहता है, कल सुबह निकलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। सभी सामान को पैक करके शादी में जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी सुबह जल्दी तैयार होकर वो सभी शादी में शिरकत करने के लिए शहर की ओर निकल पड़े। उनकी दोस्ती की गहराई उनकी हंसी और मजाक में झलकती थी। वो सभी गाड़ी में हंसी मजाक करते हुए शादी में पहुंच गए। शादी में दिन भर मजा करने के बाद शाम को वे सभी अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। सोमू अपने साथ सभी के लिए खाना पार्सल करवा के गाड़ी में रखवा देता है। थोड़ी देर में ही रात हो जाती है। सूरज बादलों में छिप जाता है। चंद्रमा की रोशनी उस गहरी अंधेरी रात को थोड़ा थोड़ा रोशन कर रही थी। पूरी सड़क सुनसान थी। अजय तेज स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरते हुए आगे जा रही थी। तभी विकास कहता है, यार बहुत थकावट हो रही है। अजय कहीं ढाबा दिखे तो गाड़ी रोक लेना, चाय वगैरह ले लेंगे। तो सोमू कहता है, देख भाई, मैंने अपन सभी के लिए खाना पैक करवा लिया है। जब भूख लगेगी तो गाड़ी रोक लेंगे और इसी में से खा लेंगे। अजय सोमू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे पता था भुक्कड़, तू खाना चोरी करे बगैर मानेगा नहीं। और इसी बात पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। राहुल कहता है, यार कुछ चाय वगैरह तो हो जाए, कुछ चिप्स कुरकुरे तो ले लेंगे, बस ढाबा मिल जाए। थोड़ी ही दूर उन्हें एक ढाबा दिखाई दिया।
वो ढाबा एकदम सुनसान रास्ते पर था। उन्होंने गाड़ी ढाबे पर रोक दी। चाय नाश्ता किया ही था, तभी राहुल का किसी गलतफहमी की वजह से उस ढाबे वाले से झगड़ा हो जाता है। वे चारों मिलकर उस ढाबे वाले की पिटाई कर देते हैं और उस ढाबे से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने लगते हैं। वे चारों ढाबे वाले को गाली गलौज बक रहे थे और गाली गलौज बकते हुए ही वे अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाली गलौज बकते हुए वे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लग जाते हैं। तभी ढाबे का संचालक घायल अवस्था में ढाबे से बाहर आकर गुस्से में कहता है, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दी है। तुम्हारी मौत दर्दनाक होगी। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। तुमको मैं तिल तिल कर मारूंगा। तभी सोमू को उस ढाबे वाले पर गुस्सा आ जाता है। सोमू उसे मारने के लिए गाड़ी में से उतरता है और ढाबे वाले की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सोमू देखता है उस ढाबे वाले की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो दिखने में अजीब सा खौफनाक लग रहा था। सोमू वहीं बर्फ की तरह जाम हो जाता है और डरते हुए अजय से कहता है, भाई जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तभी वहां पर उल्लू और कुत्तों की रोने की आवाजें उनके कानों में आने लगती हैं। वहां का जो माहौल था अचानक से एक डरावने माहौल में परिवर्तित हो जाता है। वो देखते हैं आसपास का वातावरण एक अजीब से खौफ में घिर गया है। अजय को वहां पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अजय राहुल और बाकी दोनों से कहता है, यार मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अजय वहां से गाड़ी स्टार्ट करता है और सभी को बैठने के लिए कहता है। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अजय तेज स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाने लग जाता है। वो सभी खामोश थे। तभी सोमू गाड़ी में बंद पड़ी अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, तुमने उस ढाबे वाले की आंखें देखी? वो आंखें एकदम लाल थी, जैसे कि उन आंखों से खून चमक रहा हो। मुझे लगा था कि शायद उस ढाबे वाले की आंखों में से खून बाहर निकल रहा है। वो एकदम भयानक दिख रहा था। राहुल कहता है, अब छोड़ो इस बात को, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तभी विकास कहता है, अजय वो पानी की बोतल देना। विकास ने जैसे ही पानी पिया, यार अरे गला जल गया यार, क्या था ये? सोमू पूछता है, क्या हुआ? विकास कहता है, यार पानी उबल रहा है, बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है पानी। राहुल अपनी बोतल को छूता है, यार ये पानी भी बहुत गर्म है, ऐसा लग रहा है कि पानी उबल रहा हो। सोमू कहता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ तो हो रहा है हमारे साथ। तभी उस गाड़ी में एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है। उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़ा हुआ मांस उस गाड़ी में रखा हो। वो सभी गाड़ी में इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। राहुल कहता है, यार तेरी गाड़ी में कोई चूहा बुआ तो नहीं मर गया? अजय कहता है, या कोई चूहा मरा होता तो उसकी गंध हमें पहले भी आती, लेकिन ये गंध अभी आ रही है। वो पूरी गाड़ी को छान मारते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी चूहा या कोई भी जानवर वो दिखाई नहीं देता है। तभी सोमू देखता है, वो अपने साथ जो खाना पैक करवा कर लाया था, उस खाने में से कीड़े बाहर निकलने लग रहे हैं। सोमू उस खाने को खोलकर देखता है तो यकीन मानिए दोस्तों, वो पूरा खाना एकदम से काला पड़ चुका था। उस खाने में जगह जगह फफूंद लगी हुई थी और खाने से कीड़े बाहर निकल रहे थे। उस खाने को खोलते ही इतनी भयानक बदबू आई थी उन्होंने वो खाना अपनी गाड़ी से नीचे फेंक दिया। अजय उस खाने को देखकर कहता है, यार ये खाना तुम अभी लेकर आए थे, 2 से 3 घंटे में खाना खराब कैसे हो सकता है? तभी विकास के पेट में जोर से दर्द होने लगता है। विकास कहता है, यार अजय गाड़ी रोक, पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है मेरे में। यार ये दर्द मेरे से सहन नहीं हो रहा है, यार मेरा पेट फटा जा रहा है।
अजय गाड़ी को रोकता है। तभी विकास को तेज उल्टी होने लगती है। वो गाड़ी के शीशे नीचे करके उल्टी करता है, लेकिन उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। खून के साथ साथ उसकी उल्टियों से बहुत सारी लोहे की कीलें और काला काला चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगता है। वे चारों इस भयानक दृश्य को देखकर बेहद डर जाते हैं। उनके खौफ की कोई सीमा नहीं थी। विकास के पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। विकास दर्द से गाड़ी में तड़पने लग जाता है। अजय घबराते हुए राहुल से कहता है, राहुल, मुझे तो विकास की हालत बहुत खराब लग रही है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। राहुल कहता है, यार आसपास पूरा इलाका सुनसान है, मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ कोई हॉस्पिटल होगा। तभी राहुल अपना फोन निकालकर एम्बुलेंस के लिए कॉल लगाता है, पर वो देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। अजय और सोमू भी अपने अपने फोन को देखते हैं, पर उनके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। उधर विकास की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उनको एक हॉस्पिटल दिखाई देता है। वे तीनों थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और विकास को लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। विकास दर्द से बेहाल हो रहा था। अजय जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और उसको बुलाकर लाता है और विकास की तबीयत से डॉक्टर को अवगत कराता है। डॉक्टर विकास को जल्दी से एडमिट कर लेता है और विकास को दर्द के इंजेक्शन लगाता है, पर विकास की तबीयत में जरा सा भी सुधार नहीं होता है। डॉक्टर उसे बेहतरीन से बेहतरीन दवाइयां देता है, पर विकास की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। वो रोने और चीखने लग जाता है। विकास को कई लोग पकड़कर काबू में करने की कोशिश करते हैं, पर विकास उनके काबू में नहीं आता है। वो अपने हाथों में लगी ड्रिप आदि को बाहर निकालकर फेंक देता है। तभी विकास के मुंह से खून निकलने लगता है और खून के साथ साथ कीलें भी निकलने लगती हैं। डॉक्टर उन कीलों को देखकर एक अचंभे में पड़ जाता है। वो उन तीनों से कहता है, ऐसा केस मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, कुछ तो अजीब है। तभी विकास हॉस्पिटल की खिड़की की तरफ अपने पेट को पकड़ते हुए आगे बढ़ता है और हॉस्पिटल की खिड़की से वो छलांग लगाने की कोशिश करता है, पर वे तीनों उसे पकड़ लेते हैं। पर विकास इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो उन तीनों से संभाले नहीं संभल रहा था। विकास को देखकर ऐसा लग रहा था कि विकास के अंदर कोई ऐसी शक्ति थी जो उसे हॉस्पिटल की खिड़की से छलांग लगाकर आत्महत्या करने को मजबूर कर रही थी। विकास चीखता चिल्लाता हुआ उन तीनों को धक्का दे देता है और भागकर खिड़की से छलांग लगा देता है। वो तीनों जल्दी से नीचे भागकर देखते हैं। वो देखते हैं कि विकास अब इस दुनिया में नहीं रहा। वे तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी मन से विकास की लाश को वे अपनी गाड़ी में रखकर अपने घर लौट आते हैं। सोमू कहता है, मुझे लगता है ये सब उस ढाबे वाले के अभिशाप की वजह से हो रहा है। अजय सोमू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, यकीनन ये सब उसी ढाबे वाले की वजह से हो रहा है। जब से हमने उस ढाबे वाले से झगड़ा किया है, तभी से हमारे साथ ये घटनाएं हो रही हैं। राहुल कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल अंधविश्वास समझकर इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। कुछ दिनों बाद से उनकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पास मौजूद है। उन्हें बार बार कोई दिखाई देता। वो सभी डर से रात भर सो नहीं पाते हैं। जब भी वे सोने की कोशिश करते, रात भर उन्हें डरावने सपने आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सोमू की तबीयत भी खराब होने लग जाती है। उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सा पीलापन और आंखों में डर की छाया स्पष्ट दिखाई देने लगती है। वे कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी के कारण को समझ नहीं पाता है। सोमू ना खाना खाता, ना पानी पीता। रात भर जागने के कारण उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं। राहुल और अजय उससे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, तो सोमू उनको देखकर उनसे कहता है, मैंने देखा है उसे, वो दिखने में एकदम भयानक लगता है।
वो एकदम काला शैतान है। वो मेरे सपनों में आकर मुझसे कहता है मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा, तू कुछ ही दिनों का मेहमान है। वो रात भर मेरे बेड पर बैठा रहता है। वो मुझे मार डालेगा। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे नहीं मरना। उसकी आंखों के खौफ को एकदम साफ देखा जा सकता था। उसकी बातें सुनकर अजय और राहुल भी डर जाते हैं। वो किसी तांत्रिक से मिलने की सोचते हैं। अजय सोमू से कहता है तू डर मत, कुछ नहीं होगा तुझे। हम कल ही महाकाल मंदिर के पुजारी जी से मिलेंगे, वही अब सब कुछ ठीक कर सकते हैं। वे दोनों वहां से चले जाते हैं। रात को राहुल के पास हॉस्पिटल से फोन आता है। हॉस्पिटल वाले उसे जो कहते हैं उसे सुनकर राहुल शॉक हो जाता है। डॉक्टर कहता है सोमू अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। राहुल इस बात को सुनकर एकदम घबरा जाता है। वो बर्फ की तरह अपनी जगह पर जाम हो जाता है। उसके हाथों से उसका फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी राहुल अपने आप को संभालते हुए अजय को फोन करता है और उसे हॉस्पिटल में आने को कहता है। अजय राहुल से पूछता है क्या हुआ, सोमू ठीक तो है ना? राहुल कहता है तू जल्दी से हॉस्पिटल आ, तू जल्दी से हॉस्पिटल आ, वहीं पता चलेगा तुझे। राहुल और अजय भागकर हॉस्पिटल में जाते हैं। वो डॉक्टर से सोमू के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर जो बताते हैं उसे सुनकर उन दोनों के पैरों की जमीन खिसक जाती है। वो दोनों डर से कांपने लग जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है सोमू की मौत अजीब तरह से हुई है। उसके शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं रहा था। ऐसा लगता है मानो उसका पूरा खून किसी ने चूस लिया हो। उसका शरीर पीला पड़ गया था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और चेहरा खौफ से भरा हुआ था। दिखने में ऐसा लग रहा था उसने किसी एक ऐसी भयानक घटना को देख लिया हो जो उसे कभी नहीं देखनी चाहिए थी। उसकी मौत के बाद उनके चेहरे पर एक भयानक दर्द का भाव था। राहुल और अजय अपने दो दोस्तों को अपनी आंखों के सामने खो चुके थे। अब उनकी समझ में आ चुका था हमारी भी मौत अब निश्चित है। वे दोनों अपने दोस्तों की असामान्य मौतों से भयभीत थे। वे दोनों अपने घर जाते हैं। राहुल अपने पिता को उन सारी बातों को कह देता है जो उन चारों के साथ हुई थी। क्योंकि जो राहुल के पिता थे वो इन नेगेटिव एनर्जी में विश्वास करते थे, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अजय को बुलाया और अजय से कहा ये सब तुम्हारी नादानी की वजह से हुआ है। तुम जानते नहीं हो इन काली शक्तियों के बारे में। ये काली शक्तियाँ जिस पर छोड़ी जाती हैं, ये काली शक्तियाँ उसका तब तक पीछा करती हैं जब तक ये उस व्यक्ति को मार नहीं देती हो। हमें आज ही महाकाल मंदिर के अघोरी जी से मिलना होगा। अब वे ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। वे तीनों तैयार होकर अघोरी जी से मिलने चले जाते हैं। अघोरी जी उन दोनों को देखकर कहते हैं मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारे सर पर मौत मंडरा रही है। राहुल और अजय अघोरी जी के पैरों में गिर जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। अघोरी बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें उस काली शक्ति से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा और आगे भगवान की मर्जी। राहुल के पिता कहते हैं महाराज आप बता सकते हो क्या ये सब कौन कर रहा है? ये काली शक्तियाँ क्यों हैं और हमारे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हैं? अघोरी बाबा कहते हैं इनके दोस्तों की मौत के पीछे काले मसान का हाथ है। काला मसान एक ऐसी शक्ति है जो अपने शिकार को धीरे धीरे खत्म कर देती है। वो उसके सपने में आकर उसे सोने नहीं देती। इस मसान को एक बार छोड़ने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता, ना ही इसे वापस बुलाया जा सकता है। ये मसान अपने काम को एक निश्चित समय में पूरा करता है। अगर इसे वापस भेजा जाए तो ये काला मसान साधक की बलि ले लेता है। अजय अघोरी बाबा से पूछता है बाबा ये काला मसान क्या होता है? अघोरी बाबा कहते हैं काले मसान को शमशान साधना से अपने बस में किया जाता है। इसमें साधक शनिवार के दिन चिता में जलते हुए मुर्दे के पास साधना करता है। साधना के वक्त मुर्दे के नीचे रखे सिक्के और उसकी खोपड़ी को निकाल लेता है और उसकी आत्मा को अपनी बस में कर लेता है। इस क्रिया को भूत सहना भी कहते हैं।
ये भूत सहना क्रिया बड़ी खतरनाक होती है। कई बार तो मसान साधक को परेशान भी करने लग जाती है, लेकिन जब साधक काले मसान की आत्मा को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेता है तो वो साधक उस काले मसान को छोड़कर किसी को भी मरवा सकता है, किसी का भी नुकसान करवा सकता है। तो अजय कहता है, बाबा हमें बचाने का कोई उपाय है क्या? बाबा किसी भी तरह हमारी जान बचा लो। बाबा कहते हैं, मैं एक अनुष्ठान करूंगा जो 7 दिन तक चलेगा। इन 7 दिनों में तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। 8वें दिन तुमसे मसान का शाप हट जाएगा, लेकिन इन 7 दिनों तक तुम्हें बेहद सावधानी बरतनी होगी। मैं तुम्हें ये काला धागा दे रहा हूँ। इस काले धागे को हमेशा तुम्हें अपने हाथ में पहनकर रखना होगा। कुछ भी हो जाए, ये काला धागा कभी तुम्हारे हाथ से हटना नहीं चाहिए। मैं यहाँ अनुष्ठान की तैयारी कर रहा हूँ, अब तुम घर जाओ और मेरी बात याद रखना कि 7 दिनों तक तुम्हें अपने घर से बाहर किसी भी कीमत पर नहीं निकलना है। चाहे कोई भी तुम्हें बाहर बुलाए, तुम्हें घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखना है। बाबा उन्हें एक काला धागा बांधता है और घर जाने को कहता है। जब वो रात को सो रहे थे तो उन्हें अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई उन्हें बुला रहा हो। वो दोनों उठकर खिड़की से बाहर देखते हैं। उन्हें पेड़ के पास एक काली परछाई दिखाई देती है। वो परछाई उन्हें इशारा करके अपने पास बुला रही थी, लेकिन वे जानते थे ये परछाई कोई और नहीं बल्कि वही काला मसान है जो उन्हें मारने के लिए आया है। लेकिन वो काला मसान घर के अंदर नहीं आ पा रहा है। उन्होंने देखा कि काले मसान की आत्मा उनके आसपास मंडरा रही है। उसकी आंखों से लाल लाल चिंगारियां निकल रही थी। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में जले हुए आग के कोयले हो और उसके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थी, जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए, किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। वे डटकर मसान का मुकाबला करते रहे। हर रोज उनके सामने यही मौत का तांडव होता रहता, पर वे घर से बाहर नहीं निकले। जैसे तैसे करके 7 दिन निकल गए। 8वें दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अंत में उन्होंने काले मसान को पराजित कर दिया। उनके चेहरे पर जीत की लहर थी, लेकिन उनको अभी भी डर लग रहा था। उनकी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाबा उनके घर पर आते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने उस मसान को वहीं भेज दिया है जहां से वो आया था। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखना ऐसी मुसीबत कभी भी तुम्हारे पीछे ना पड़े। इसके बाद वहां से बाबा रवाना हो जाते हैं और उन दोनों की जान बच जाती है। तो दोस्तों, ये थी काले मसान की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलो अभी करो सब्सक्राइब, प्लीज यार कर दो यार।